आप सभी का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम प्रत्येक दिन की तरह आज फिर राज्य व्यवस्था के सेशन में उपस्थित हैं। मैंने राज्य व्यवस्था के तहत कई प्रकार के कई क्लासों में मौलिक अधिकार कराए हैं। मौलिक अधिकारों के तहत मैं आपको अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 FR का उल्लंघन होने पर अन्य विधियों का अल्पीकरण, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने इससे पिछली क्लास में अनुच्छेद 21 को देखा। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। आज हम लोग अनुच्छेद 22 को देखेंगे, जो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के 7 भाग दिए गए हैं। कितने भाग दिए गए हैं? 7 भाग दिए गए हैं। इसमें से अनुच्छेद 22(1) से 22(3) तक सामान्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण है। वही अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अब हम देखते हैं सामान्य विधियां क्या होती हैं और निवारक निरोध क्या होते हैं। सामान्य विधियां अर्थात दंडात्मक गिरफ्तारी या निरोध क्या होता है? सामान्य विधियों के तहत क्या होना चाहिए? दंडात्मक, मतलब आपने कोई अपराध किया है, आपराधिक मामला है आपके ऊपर, आपको क्या कर लिया है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया है, आपको निरोध कर लिया गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर दंड किया है तो आपको अपराध सिद्ध हो गया तभी गिरफ्तार कर सकते हैं। आपने अपराध कर लिया उसके बाद भी तो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो दंडात्मक गिरफ्तारी या निरोध, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपराध किया है तो अपराध करने के बाद आपको गिरफ्तार करना क्या है? अनुच्छेद 22 से 31 सामान्य विधियों संरक्षण का मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो कानून के उल्लंघन के आधार पर, शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया सकता है और उसे क्या है, मुवक्किल बनाया सकता है। उस पर ट्रायल चल सकता है। क्या चलेगा? केस चलेगा उस पर। केस के बाद अपराध सिद्ध होगा। क्या होगा? उस पर अपराध सिद्ध होगा। लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। यहां निवारक निरोध का मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति पर अपराध करने का शक होता है कि वह अपराध कर सकता है भविष्य में, तो अगर उसको अपराध ना करे, अपराध से रोक सकें, इसलिए पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेना, पहले ही उसे उठा लेना, यह क्या होता है? निवारक निरोध होता है। बात समझ में आ गई? तो अब अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दंडात्मक गिरफ्तारी निरोध, या तो किसी व्यक्ति पर अपराध का शक हो, अपराध का शक हो तो उसको क्या बोलेंगे? अगर किसी व्यक्ति पर अपराध करने का शक है तो उसे कहते हैं अभियुक्त या एक्यूज्ड। क्या कहते हैं उसे? क्या बोलते हैं? एक्यूज्ड, अभियुक्त या एक्यूज्ड। या अपराध सिद्ध हो चुका हो, या तो अपराध का शक होना चाहिए तो वो अभियुक्त या एक्यूज्ड कहलाएगा, या अपराध सिद्ध हो चुका हो। तो ऐसे व्यक्ति को दंडात्मक गिरफ्तारी या निरोध कहते हैं और इसको अनुच्छेद 22(1) और से लेकर 22(3) के बीच गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसमें किसी की मनमानी ना हो जाए। अगर किसी ने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार किया है, तो उसको संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अगर नहीं तो पुलिस क्या करेगी? अपनी मनमानी के हिसाब से किसी को गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा ना हो, इसलिए अनुच्छेद 22 से 1 से लेकर 22(3) तक इनके संरक्षण के बारे में बताया गया है। क्लियर हुआ? अब इधर लिख लें 22(4) से 22(7) तक निवारक निरोध में लिखें अभी अपराध किया नहीं है, अभी अपराध किया नहीं है, बल्कि अपराध होने का शक है, लेकिन अपराध हो चुका है। यहां क्या है? अपराध का शक हो, लेकिन क्या हो? यहां पर अपराध हो चुका है। इसका मतलब किसी ने मर्डर कर दिया, मर्डर हो गया किसी व्यक्ति का। अब मुझे शक है कि इस व्यक्ति, जो ए नाम का व्यक्ति है, इसने क्या किया है? मर्डर किया है। इस आधार पर गिरफ्तार करना। जैसे कोई ए व्यक्ति था, क्या था? ए व्यक्ति था, इसकी क्या हो गया? मर्डर। मर्डर तो आपने देखी होगी, तो उसमें मलाइका शेरावत को, अब ए नाम का व्यक्ति है, उसका क्या हो गया? मर्डर हो गया। क्या हो गया? ए नाम के व्यक्ति का मर्डर हो गया और हमें शक है कि इसका मर्डर जो है वो वी नाम के व्यक्ति ने किया है, या फिर इसका मर्डर टी नाम के व्यक्ति ने किया है।
क्या ने किया है, वी नाम के व्यक्ति ने, टी नाम के व्यक्ति ने किया है। तो अब मर्डर तो अपराध हो चुका है, यहां पर हो चुका है, अपराध हो चुका है, अपराध तो हो चुका है, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ है किसने किया है। तो इनको गिरफ्तार किया सकता है, इनको क्या कर सकते हैं, हम गिरफ्तार कर सकते हैं कि दोनों ही मर्डर कर सकते हैं। समझ में आ गया। ए नाम का मर्डर हुआ, किसने किया है, वी ने या टी ने किया है, किसने किया है, वी ने या टी ने किया है। तो अपराध हो चुका है और हम इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं किसके आधार पर, अब यहां पर यह शक है। अब यहां क्या है कि ए नाम का व्यक्ति है, अब उसमें क्या हो रहा है, इस पर शक है कि यह कहीं पर बम विस्फोट कर सकता है, क्या कर सकता है, लेकिन अभी इसने बम विस्फोट किया नहीं है, लेकिन सूचना मिली हमें इंटेलिजेंस के द्वारा कि ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया है, वो बम विस्फोट कर सकता है। कर सकता है तो हमने क्या करेंगे, ये घटना होने से पहले ही शक के आधार पर, किसके आधार पर, शक के आधार पर इसे क्या कर लेंगे, निरोध कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। क्या होता है, एक में अपराध होने के बाद कार्रवाई की जाती है, एक में अपराध होने से पहले ही कार्रवाई कर दी जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अपराध हुआ नहीं है, अपराध हुआ नहीं है, बल्कि अपराध होने की संभावना है। मतलब अपराध अभी हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना है। अर्थात केवल क्या, अपराध होने के शक के आधार पर, शक के आधार पर, केवल अपराध होने के शक के आधार के अपराध हो सकता है, यह व्यक्ति ऐसा ऐसा काम कर सकता है, उसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपने कई मूवियां ऐसी देखी होंगी जिनमें आतंकवाद में शामिल हो सकने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो आतंकवादी घटना अभी हुई नहीं है। उस आतंकवादी घटना को रोकने के लिए, जैसे आप एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसमें वो अपने जो बम विस्फोट करना चाहते थे तो उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया, मारा। तो क्या था, शक के आधार पर। वहां पर क्या करते हैं, अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक यहां पर पुलिस को अधिक छूट मिलती है यहां की अपेक्षा। क्लियर। अब हम आपको 22(1) से लेकर 22(3) तक डिटेल में पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 22(1) से लेकर 22(2) तक 3 अधिकार दिए गए हैं। इसमें पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, दूसरा अधिकार है अपनी रुचि के वकील से मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार, और तीसरा है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। तो हम पहला अधिकार क्या है, गिरफ्तारी जानने का अधिकार। इसी गिरफ्तारी जानने के अधिकार में एक अधिकार और शामिल है, यदि पुलिस आपको किसी मामले में गिरफ्तार कर लेती है और आप पर किसी अपराध को करने का शक है, तो आप पुलिस से अपनी गिरफ्तारी जानने के अधिकार का पता लगा सकते हैं कि मेरी गिरफ्तारी आपने क्यों की है। इसके अलावा आप से पुलिस यह भी पूछेगी कि आपकी गिरफ्तारी की सूचना किसे दी जाए, और उसे तुरंत या अधिक से कम समय में उस व्यक्ति को, आपके पसंद के व्यक्ति को आपकी गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। साथ साथ न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जो पुलिस सूचना देगी उसको अपनी डायरी में नोट भी करेगी कि उसने किस व्यक्ति को सूचना दी और कितने समय में वह सूचना उस व्यक्ति तक पहुंच गई। तो इसमें केवल गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, साथ साथ अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताने का अधिकार भी शामिल है। तो आप लिख सकते हैं, तो गिरफ्तारी का कारण जानने के अधिकार में अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार, और पुलिस को यह सूचना अपनी डायरी में अंकित करनी होगी। दूसरा है अपनी रुचि के वकील से मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार। इसके तहत आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी गिरफ्तारी हुई और आपको अगर अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा, तो आप अपनी पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करा सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यही वकील करना है, आप जिस वकील को चाहें उसे प्रस्तुत करा सकते हैं। और इन शब्दों में ऐसा कोई भेद नहीं है
जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, आपने बहुत सारी मूवियों में, बहुत सारे नाटकों में, बहुत सारी वेब सीरीजों में ये देखा होगा कि मेरा मामला ये वाले वकील सुन रहे हैं। अगला है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध सिद्ध हुआ है और वह व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो आप ये बात निश्चित मान लीजिए कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पुलिस को उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे के समय में क्या यात्रा का समय जोड़ा जाएगा, क्या 24 घंटे के समय में छुट्टी का समय जोड़ा जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए, इस 24 घंटे में यात्रा और छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगर यात्रा में कोई समय लगता है, ऐसा हो सकता है कि विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं जहां जाम हो सकता है, कभी हड़ताल हो सकती है, तो उस पुलिस की वैन को पहुंचने में क्या हो, अपराधी को अदालत तक पहुंचाने में 24 घंटे से अधिक का समय लग जाए। जब गिरफ्तारी हुई और जब मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत हुआ, अगर उसमें जो यात्रा का समय है उसको हटाने के बाद 24 घंटे की गिनती की जाएगी। इसके अलावा कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने देखा कि कोई ए नाम का व्यक्ति था, क्या था वो, ए नाम का व्यक्ति था। अब इसको क्या किया गया, इसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के जो शक के आधार पर, किसके आधार पर, शक के आधार पर टी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। क्या किया गया, टी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब इसकी जो गिरफ्तारी हुई टी नाम के व्यक्ति की, इसकी गिरफ्तारी हुई शुक्रवार को। कब हुई, शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई। अब 24 घंटे, इसका मतलब शुक्रवार को 8:30 पर, कब हुई इसकी गिरफ्तारी, 8:30 पर, क्योंकि इसने 8 बजे इसका मर्डर कर दिया था। 8 बजे मर्डर कर दिया। 8:30 पर, हमारी पुलिस थोड़ी तेज है, कोचिंग की पुलिस, उसने 8:30 पर इसको गिरफ्तार कर लिया। अब अगले दिन क्या है, शनिवार है, उसके अगले दिन क्या है, रविवार है, उसके अगले दिन क्या है, सोमवार है। अब शनिवार की छुट्टी है, संडे की भी छुट्टी है, तो इसका मतलब कहां, कब खुलेगा, ये ओपन होगा, सोमवार को होगा। इसका मतलब इसकी गिरफ्तारी के लगभग 72 घंटे के अंदर, अब 72 घंटे हो गए तब गिरफ्तार किया जाएगा। कब गिरफ्तार किया जाएगा इसको, 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत किया जाएगा गिरफ्तारी के बाद। तो इसका सीधा सा मतलब आपका यह है कि अगर कोई यात्रा का समय है या कोई छुट्टी पड़ जाती है तो उसको उस 24 घंटे में नहीं गिना जाएगा। अब 2 तरह की कस्टडियां होती हैं। क्या होती हैं, 2 तरह की कस्टडी होती हैं, इसको आप समझ सकते हैं। अब आपको यह बात समझनी होगी कि जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके बाद 2 तरह की कस्टडी होती है। एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। क्या होती है, एक क्या होती है और एक होती है जुडिशियल, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत। तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दी जाती है। अब मजिस्ट्रेट यह डिसाइड करेगा कि उसे पुलिस कस्टडी में भेजना है या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। अगर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो टी नाम के व्यक्ति को थाने में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, थाने में। हमने यहां पर टी व्यक्ति तो ही था जो इसने मर्डर किया था, और यदि हमें न्यायिक हिरासत में भेजना है तो उसे जेल में रखेंगे। कहां रखेंगे, जेल में रखेंगे। अब इसका मतलब सीधा सा यह है कि जेल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, शक है, क्योंकि पूरे दिन घूमता था यह व्यक्ति। तो टी नाम का व्यक्ति था, वो ए नाम के व्यक्ति के साथ पूरे दिन घूमता था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए यह हुआ कि शक है। और सबसे पहले शक किसके ऊपर होता है, सबसे पहले शक होता है जो हमारे आसपास लोग रहते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, उसको या थाने में भेजेंगे या जेल में भेजेंगे। कहां भेजेंगे, या तो थाने में भेजेंगे
या हम जेल में भेजेंगे। एक काम और कर सकती है मजिस्ट्रेट, वो उसे छोड़ सकता है, वो कहेगा नहीं 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 छोड़ दो। अगर छोड़ दो तो काम खत्म। अब छोड़ दिया तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर मामला चला ही नहीं, उसने किया ही नहीं था। क्योंकि जब ए नाम के व्यक्ति का मर्डर हो रहा था तो टी नाम का व्यक्ति दिल्ली में था, उसने सिद्ध कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर उसने थाने वाली कस्टडी में भेजा, कहां भेजा, थाने में भेजा, तो ध्यान रखना उसे अधिकतम 15 दिन, कितने दिन की बोलेगा पुलिस कस्टडी, 15 दिन से अधिक की कस्टडी नहीं मिल सकती है। अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी में भेजना है तो अधिकतम कितने दिन रख सकता है वो, 15 दिन। अब 15 दिन बाद क्या होगा भाई, ए नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ, टी नाम के व्यक्ति ने किया, और टी नाम का व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है और लगता है कि मामला सिद्ध होने वाला है, और ऐसा मजिस्ट्रेट को लगता है, उन्होंने 15 दिन दिया, खूब कुटाई हुई, लेकिन उसके निशान नहीं आने चाहिए। समझ में आ गई बात? नहीं, निशान नहीं आने चाहिए, पता चले कुटाई हुई थी, पूछताछ हुई, लेकिन करती पुलिस और भी कुछ है। तो अब क्या हुआ, अब इसको क्या कर देंगे हम, इसको अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो कहां भेज देगा, जुडिशियल कस्टडी में। कहां भेज देगा उसके बाद, और यहां पर अधिकतम 3 महीने, कितने, 3 महीने तक रख सकता है। और यदि 3 महीने के अंदर मामला सिद्ध नहीं होता है तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, किस पर, जमानत पर, जमानत पर छोड़ना होगा। क्या करना होगा, इसे जमानत पर छोड़ना होगा। 3 महीने मतलब कितने होते हैं, 90 दिन, कितने होते हैं, 90 दिन। और यह जमानत जो धारा है अपराध प्रक्रिया संहिता, क्या है, ये जमानत किसकी आधार जाती है, अपराध प्रक्रिया संहिता, किसके आधार पर दी जाती है, अपराध प्रक्रिया संहिता, अर्थात सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या होता है ये, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसकी धारा होती है, धारा 167, क्या होती है, अपराध प्रक्रिया संहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 167 के तहत 90 दिन बाद जमानत देना अनिवार्य है। अब ये 90 दिन गिने कब से जाएंगे, गिने उस दिन से जाएंगे जिस दिन से मजिस्ट्रेट कार्रवाई शुरू करेगा, या मजिस्ट्रेट कहेगा इस दिन से गिनो। मजिस्ट्रेट अपने फैसले में लिख सकता है कि इस दिन से 90 दिन की गिनती शुरू की जाएगी, उसी दिन से गिनती शुरू की जाएगी। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि धारा 167 क्या है। हम एक तो लिखाते हैं अनुच्छेद 22 और धारा लिखाते हैं 161। देखिए हमने क्या है, जब अपना संविधान बनाया उनमें जो हमने नियम बनाए उनको अनुच्छेद या आर्टिकल कहा, लेकिन क्या हमारा देश केवल संविधान से चल रहा है, केवल संविधान में वो सिद्धांत दिए हैं जिसके माध्यम से देश चलता है। इसके अलावा इस देश को चलाने के लिए बहुत सारे अधिनियम, कानून, विनियम और संहिताएं क्या बनाई जाती हैं, जैसे सीआरपीसी सुना होगा, आईपीसी सुना होगा, ऐसे एक नया क्या आया है, सीपीसी। मैंने इससे पहले आपको भारतीय दंड संहिता आईपीसी कराया था, उसमें जो नियम हैं उनको धाराएं कहा जाता है। तो जैसे हमें अगर कहते हैं कि मर्डर के तहत 302 की सजा दी जाती है, 302 के, तो वो किसकी है, आईपीसी धारा 302, पूरा बोलना हो, क्या बोलना होगा, आईपीसी की धारा 302। अगर हमें जमानत चाहिए तो क्या कहेंगे हम, सीपीसी की धारा 161 के तहत इसे जमानत दी गई है। और 90 दिन की जो 3 महीने गिनती है वह मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा किस दिन से गिना जाए। अब आपको अनुच्छेद 22(1) और 22(2) को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है क्या, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 22(3). तो 22(3) क्या है, अनुच्छेद 22(1) और 22(2) का अपवाद है, अर्थात इसमें यह बताया गया है कि 22(1) और 22(2), 22(1) और 22(2) किसे प्राप्त नहीं होगा। 22(1) और 22(2) किसे प्राप्त नहीं होगा, शत्रु देश के व्यक्ति को, शत्रु देश के व्यक्ति को
भारत सरकार ने जिसको भी शत्रु देश की लिस्ट में शामिल किया है, शत्रु देश में शामिल किया है, वही शत्रु देश है, बाकी सब मित्र देश हैं। यह मैंने नागरिकता जब पढ़ा रहा था भाग 2 तब यह समझाया था। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसका मतलब क्या है? निवारक निरोध अधिनियम क्या होता है? अब कभी आपने सुना हो पोटा, मीसा, आप सुनते होंगे कि राष्ट्रद्रोह अधिनियम लग गया इन पर, राष्ट्रद्रोह अधिनियम, आतंकवाद विरोधी अधिनियम लग गया, आतंकवाद में शामिल होने के लिए। तो ये सारे अधिनियम क्या होते हैं भाई? आतंकवाद को रोकना, देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं, जिसके तहत व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर ऐसे अधिनियम के तहत जो मैं आज पढ़ाऊंगा भी, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो शत्रु देश के व्यक्ति और निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) से संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। और अगर कोई शत्रु व्यक्ति है, अगर शत्रु देश का व्यक्ति है, अगर वह संरक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसे जो अनुच्छेद है 22(1) और 22(2) के तहत ना प्राप्त होकर 22(4) और 22(5) के तहत संरक्षण प्राप्त होगा। शत्रु देश के व्यक्ति को जो संरक्षण है वह 22(1) और 22(2) से नहीं प्राप्त होगा, यह हमने समझा दिया। तो किससे प्राप्त होगा? 22(4) और 22(5) के तहत संरक्षण प्राप्त होगा। अब 22(4) और 22(5) में क्या है, यह हम निवारक निरोध के समय पढ़ाएंगे, जो अभी हम देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक। अब हम निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंशन डिटेंशन अर्थात अपराध होने से पहले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, अब यह सीखेंगे। इसके तहत अनुच्छेद 22(4), अनुच्छेद 22(5), अनुच्छेद 22(6) और 22(7) दिया गया है। अनुच्छेद 22(4) के तहत यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को यदि निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अगर 3 महीने से अधिक निरोध में रखना है, गिरफ्तारी में रखना है, तो आपको सलाहकार बोर्ड की, किसकी? सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। अगर इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक गिरफ्तार रखना है तो क्या करना होगा? सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। तो हमने बताया कि आपको सलाहकार बोर्ड की अनुमति, इसकी अनुमति लेनी होगी। अगर आप इसकी अनुमति नहीं लेते हैं तो आप 3 महीने से अधिक किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत निरुद्ध नहीं रख सकते हैं। अब बात आती है कि सलाहकार बोर्ड में होगा कौन? सलाहकार बोर्ड में हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज, कैसे? सेवानिवृत्त, क्या बोलते हैं? सेवानिवृत्त जज, हाई कोर्ट के जज या सेवानिवृत्त जज, या फिर हाई कोर्ट के जज के समान अर्हता रखने वाला व्यक्ति। सलाहकार बोर्ड में कौन होगा? या तो हाई कोर्ट के जज या सेवानिवृत्त जज, या हाई कोर्ट के जज के समान अर्हता रखने वाली व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड में क्या बनाया जाएगा? सदस्य बनाया जाएगा। और यही सलाहकार बोर्ड निरुद्ध होने के लिए अपना क्या देगा? अनुमति देगा। क्या देगा? अनुमति देगा। हुआ क्या कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार ने
एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जनता पार्टी की सरकार ने, जो मोरारजी देसाई की नेतृत्व में बनी थी, उन्होंने 3 महीने की जगह 2 महीने, कितने कर दिए? 2 महीने कर दिए। और इसके अलावा लिख दिया उन्होंने कि सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होंगे और ये सदस्य हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज से बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि जो इसका अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का वर्तमान जज होगा, मतलब जो रिटायर नहीं हुआ हो, इसे सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जब उन्होंने ये सब लिखा और उसमें एक प्रावधान और लिखा, उन्होंने कहा ये प्रावधान तब लागू होंगे जब सरकार नोटिफिकेशन इसको लागू करने के लिए जारी करेगी। समस्या क्या थी? ये बात है 1980 की। जब तक जनता पार्टी नोटिफिकेशन जारी करती तब तक उनकी सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने कभी भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया तो 44वें संविधान संशोधन के प्रावधान कभी लागू नहीं हुए और वर्तमान में वही प्रावधान लागू हैं जो 44वें संविधान संशोधन से पहले प्रावधान लागू थे। यदि हम संविधान में देखें तो प्रावधान वो दिए गए हैं जो 44वें संविधान संशोधन में दिए गए थे, लेकिन लागू कौन से हैं? जो वास्तव में 44वें संविधान संशोधन से पहले के प्रावधान थे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 22(5). अनुच्छेद 22(5) में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार है। सीधा सीधा अनुच्छेद 22(5) में यह अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो कि एक टी व्यक्ति था, इसको निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसको यह अधिकार है जानने का कि आपकी मेरी जो गिरफ्तारी की गई उसके आधार क्या क्या हैं। अब बात आती है कि अधिकार तो हैं, इसके अलावा प्रत्यावेदन देने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो कोर्ट में अपना प्रत्यावेदन दे सकता है कि मेरी गिरफ्तारी हुई है और मेरे मामले पर सुनवाई की जाए। अब ये प्रत्यावेदन कहां जाएगा? सलाहकार बोर्ड पर। पहले कहां जाएगा? सलाहकार बोर्ड पर जाएगा। अब टी व्यक्ति ने प्रत्यावेदन देने का अधिकार है, उसे क्या है? और यह प्रत्यावेदन क्या लिखा है? जल्द से जल्द, मतलब शीघ्र प्रत्यावेदन को सलाहकार बोर्ड तक जाएगा, सलाहकार बोर्ड तक भेजा जाएगा, लेकिन समय नहीं दिया है। क्या कहा गया इसमें? शीघ्र भेजा जाएगा। तो यदि आप इन प्रावधानों को लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने निरुद्ध के विरुद्ध प्रत्यावेदन देने का अधिकार है और इस प्रत्यावेदन पर शीघ्र विचार किया जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22(6). अब अनुच्छेद 22(6), अनुच्छेद 22(5), आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अनुच्छेद 22(5) में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यदि निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, जैसे टी नाम का कोई व्यक्ति है, अब उस पर क्या है? बम विस्फोट करने का शक है कि यह बम विस्फोट कर सकता है, संलग्न है, लेकिन हम ये बात उसे बताना नहीं चाहते क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसका हाथ ना हो, वो कुछ जानता भी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो अब वो कहे मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो सरकार, पुलिस उसको गिरफ्तारी का कारण बताने से पहले यह इन्वेस्टिगेशन कर ले कि वास्तव में इस व्यक्ति का हाथ है, ये शामिल है या नहीं। पता चला वो शामिल नहीं है, लेकिन हमने उसे गिरफ्तारी का कारण बता दिया, तो जो बात केवल इंटेलिजेंस के बीच थी वो क्या एक आम आदमी को पता चल गई।
अब इससे क्या हुआ, अब हो सकता है वो व्यक्ति किसी और को बता दे और धीमे धीमे पता चलते चलते उस व्यक्ति को पता चल जाए जो इस हमले में शामिल हो सकता है। इससे क्या होंगे, सार्वजनिक हित प्रभावित हो सकते हैं। तो इसमें 22(6) में कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताने से यदि सार्वजनिक हित प्रभावित होते हैं तो गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है और यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने से सार्वजनिक हित प्रभावित होते हैं तो गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22(7). अनुच्छेद 22(7) में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद नियम या कानून बनाकर, देखो किसको शक्ति गई है, संसद को, ना कि सरकार को। संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किन परिस्थितियों में और किन किन श्रेणियों में यह निर्धारित कर दे कि गिरफ्तारी का कारण या निरुद्ध व्यक्ति को कितने दिन तक रखना है, उसकी अवधि बढ़ाने का कारण सलाहकार बोर्ड से नहीं पूछा जाए। अधिकतम 3 महीने है, लेकिन किन्हीं व्यक्तियों को अधिक समय तक गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि मामले बहुत गंभीर प्रकार के भी हो सकते हैं और ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिससे देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा को खतरा हो और ऐसे मामले हम सरकार रिवील नहीं करना चाहती है। तो संसद ने विधि बनाकर यह डिसाइड कर दिया कि इन मामलों के मामले में ये 3 महीने का नियम लागू नहीं होगा, मतलब इससे अधिक की अवधि हम बढ़ा सकते हैं। और अधिकतम अवधि कितनी होगी उन मामलों में, अब ये किन किन परिस्थितियों, किन किन मामलों क्या क्या अवधि होगी, इसको संसद विधि बनाकर निश्चित करेगी कि इस मामले में कि यह अगर आतंकवाद से संबंधित कोई मामला है और अगर किसी व्यक्ति को, शत्रु देश के व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को भी, भारत के व्यक्ति को उस मामले में पकड़ा जाता है तो ये 3 महीने का नियम लागू ना होकर उसको 6 महीने तक निवारक निरोध के तहत रखा जा सकता है। लेकिन यह सरकार अधिनियम बनाते समय उसमें लिखेगी तभी ये मान्य होगा। अगर ऐसा नहीं लिखा गया है तो 3 महीने का ही नियम लागू होगा। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देश की सुरक्षा हर नियम, हर कानून, हर ओहदे से ऊपर है। अगर देश की सुरक्षा, देश की अखंडता ही नहीं रहेगी, देश ही नहीं रहेगा तो हम कानूनों का, नियमों का, विनियमों का क्या करेंगे। तो इसलिए पहले देश की सुरक्षा, अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 22(7) को डाला गया। अंग्रेज सरकार भी ऐसा करती थी कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर अपराध होने से पहले भी गिरफ्तार कर लेती थी। तो भारतीय जनता को, भारतीय नेताओं को विशेषकर यह अनुभव था कि भारत देश है वो नया नवनिर्मित हो रहा है, भारत पाकिस्तान से अलग हो चुका था, हमारे यहाँ धार्मिक सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जातिवाद के आधार पर दंगे हो रहे थे। तो ऐसा निश्चित था कि हम ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकें जो दंगे भड़का सकते हैं, जो धन के आधार सांप्रदायिक दंगे करा सकते हैं, हत्याएं करा सकते हैं। तो इन लोगों पर काबू करने के लिए, देश के निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हमने क्या किया, सरकार को कुछ शक्तियां दी। और सरकार को शक्तियां संसद के माध्यम से मिलती हैं जिसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप कम हो सके। आपको अब मैंने अनुच्छेद 22(1) से लेकर 22(7) तक समझा दिया। 22(1) से 22(3) तक एक अलग भाग है जो सामान्य विधियों के संबंध में है और 22(4) से लेकर 22(7) तक अलग है जो आपका निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित है। अब मैं आपको कुछ निवारक निरोध अधिनियम जो अब तक बनाए गए उनके बारे में लिखाऊंगा। अब हम ये देखेंगे कि अब तक निवारक निरोध के तहत कौन कौन सी विधियां बनाई गई, उनका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले 1950 में निवारक निरोध अधिनियम 1950 बनाया गया। इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा काम करता है जो देश की अखंडता, एकता को क्षति पहुंचाना चाहता है, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 बना, जिसे मीसा कहते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 इसलिए बना क्योंकि देश में लगातार नक्सलवाद,
बढ़ रहा था और इसके अलावा आतंकवादी घटनाएं भी हो रही थी, इसलिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया और देश में अलगाव की प्रवृत्ति ना अपने, इसलिए उसको रोकने के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या मीसा बनाया गया। उसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1971, इसे कोफे पोसा कहते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा संरक्षण, हम अपने फॉरेन रिजर्व को संरक्षित कर सकें। कारण क्या थी, 1971 में भारत का जो फॉरेन रिजर्व था वो तेजी से घट रहा था और इसका कारण क्या था, अवैध व्यापार थे। क्या थे इसके कारण, अवैध व्यापार थे। इसके अलावा तस्करी, हमारे जंगलों की, हमारे जानवरों की, इसके अलावा बहुत सारे नशीले पदार्थों की, हथियारों की लगातार तस्करी हो रही थी। लगातार ऐसे गिरोह हमारे देश में मौजूद थे। जैसे आपने एक सुना होगा चंदन की तस्करी हुई थी, पुष्पा फिल्म में दिखाया, पुष्पा द राइजिंग, झुकेगा नहीं, तो उनको झुकाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये अधिनियम लाया गया। उनकी जो गोटियां तोड़ी गई उसके बाद पुष्पा राइजिंग सारे झुके। समझ में आ गया। एक आपने और फिल्म देखी होगी जो दाढ़ी रख के आता है बंदा, वो KGF, उसमें वो सोने की तस्करी करता है, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड मतलब KGF। तो उनकी जो बुद्धि थी खराब हो गई थी। उसमें इंदिरा गांधी भी दिखाई है, इंदिरा गांधी जी बनाकर ना जो उनके सुझाव थे उसका सब सुधर गए। ना तो आज KGF बचा है, ना पुष्पा द राइजिंग बचा है। दोनों किसने खत्म किया, इस अधिनियम ने खत्म किया। उसके बाद आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों का निवारण 1987 लाया गया, जिससे हमारे आतंकवादी ना पनप सकें। जैसे आप क्लास में जो आतंकवाद मचाते हैं उसको इस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया सकता है। यह है 1987 का अधिनियम। इसके तहत ना बोलो ना कुछ करो, आप आए पहले एक को कूट दो अच्छी तरह, उसके बाद सारा आतंकवाद खत्म। तो इसके तहत किसी पर शक होने पर, केवल इस बात के शक होने पर कि आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, इसी बात पर केवल आपको कूट दिया जाए और आतंकवाद में शामिल होंगे, इस बात पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। और टाडा के तहत, इसे क्या बोलते हैं, टाडा, क्या होना, आपका टाडा सुझा दिया जाता था। उसके बाद अगले बात, इसमें संशोधन करके हमने आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 लाया, जिसे हमने पोटा कहा। क्या कहा, पोटा कहा। और उसके बाद गैर कानूनी अधिनियम निवारण संशोधन अधिनियम 2008 लाया, जिसे हमने ऊपा कहा। क्या कहा, UAPA, ऊपा कहा। इस प्रकार आपके अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। हम अनुच्छेद 23 और 24 को, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपका शोषण कौन कौन नहीं कर सकता, आप पर क्या क्या शोषण नहीं हो सकते, इन सबके आपके शोषणों को दूर करने के लिए और आपकी बुद्धि को खोलने के लिए कल की क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं विश्वेंद्र सिंह आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।